भगवान राम पर विवादित बयान, झुलसता नेपाल और ओली का इस्तीफा। अब भारत के लिए उगला कैसा जहर। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार भारत के लिए चुप्पी तोड़ी और भारत को ही अपने राजनीतिक पतन का सबसे बड़ा कारण बता दिया। 10 सितंबर 2025 को जारी एक लिखित बयान में ओली ने साफ किया कि वो काठमांडू के उत्तर में स्थित नेपाल सेना के शिवपुरी बैरक में हैं और उन्होंने देश नहीं छोड़ा है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। ओली ने इस पत्र में खुद को एक जिद्दी लेकिन राष्ट्रवादी नेता बताते हुए भारत के खिलाफ तीखा रुख अख्तियार किया, जहर उगला है। उनका कहना है कि अगर वो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो शायद आज भी प्रधानमंत्री बने रहते। इसके साथ ही इन्होंने जिक्र किया उस बयान का, उस वाक्या का, जब ओली ने कहा था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ है। उस वक्त भी विवाद पसरा था। इनका कहना है कि अगर मैं उस विवाद में नहीं फंसता, अगर मैं भारत के खिलाफ नहीं बोलता, भारत के आगे झुक कर रहता, तो मेरी सत्ता नहीं छिनती, ये पतन नहीं होता, नेपाल में हिंसा नहीं होती। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन सब मुद्दों को देखते समझते हुए ओली ने कहा कि शायद ये सब अगर वो नहीं करते तो आज प्रधानमंत्री बने रहते। इन इलाकों को भारत दशकों से अपने क्षेत्र में मानता है, जिनका जिक्र हमने ऊपर किया। उसमें शामिल है लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा। ये कुछ संवेदनशील वो इलाके हैं जिसको लेकर भारत लगातार नेपाल पर टिप्पणी करता है और नेपाल की टिप्पणियों का जवाब देना भी जानता है। आपको बताते चलें कि इन इलाकों को भारत दशकों से अपने क्षेत्र में मानता है, जबकि ओली ने इन्हें नेपाल का हिस्सा बताते हुए नए नक्शे को न केवल नेपाली संसद से पास करवाया बल्कि उसे संयुक्त राष्ट्र तक भेज दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम उनकी देशभक्ति का प्रतीक था, लेकिन इसके बाद उन पर भारत और भारत समर्थक नेपाली नेताओं का जबरदस्त दबाव पड़ा। ओली ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर जो बयान दिया कि राम भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल के चितवन जिले के थोरी क्षेत्र में जन्मे, जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको, उसी से भारत बौखला गया और उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया, जेन ज़ी को उकसाना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्होंने अयोध्या के मुद्दे पर भारत के पक्ष में बयान दिया होता तो राजनीतिक स्थिति उनके लिए काफी आसान होती, लेकिन उन्होंने तथाकथित ऐतिहासिक सच के लिए अपनी कुर्सी तक गंवा दी। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल के कानूनों के तहत पंजीकरण कराने की जो मांग की थी उसे भी भारतीय प्रभाव वाले अंतर्राष्ट्रीय लॉबियों के खिलाफ उठाया गया कदम बताया गया और कहा गया कि इसका विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। ओली ने यह भी कहा कि सत्ता और प्रतिष्ठा उनके लिए मायने नहीं रखती, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता है कि नेपाल की पहचान, सीमा और संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए। उन्होंने लिखा, अगर मैं समझौतावादी होता तो बहुत पहले हार मान चुका होता, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं अपने देश के हित में झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने पत्र में उन्होंने बार बार ये दोहराया कि भारत के साथ उनके मतभेद व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जब बात नेपाल की अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और सीमाओं की होती है तो वो चुप नहीं रहते। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत हमेशा नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा और जब भी कोई नेपाली नेता आत्मनिर्भरता या फिर स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता तो उसे सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। ओली ने यह भी कहा कि जेन ज़ी और युवाओं के प्रदर्शनों को मीडिया ने भारत समर्थक एजेंडे के तहत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ माहौल को तैयार किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया, वे ना तो देश छोड़कर भागे हैं, ना ही राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। उनका कहना है कि वे फिलहाल विश्राम की स्थिति में हैं, लेकिन अगर देश को उनकी जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर सामने आएंगे। कुल मिलाकर ओली का यह पूरा बयान न केवल भारत के प्रति उनकी तीखी आलोचना को दिखाता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि वे अपने पतन का सारा दोष भारत और भारतीय प्रभाव में काम कर रही नेपाली राजनीति पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हर एक राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक मोर्चे पर खुद को सत्य बोलने वाला राष्ट्रवादी बताया और अपने हर कदम को नेपाल की संप्रभुता की रक्षा के तौर पर
प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब अपना सारा दोष, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने का एक बेवकूफाना आप कह सकते हैं कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं ओली, और सारी गलतियां भारत पर डालने की भी इसके साथ ही एक अतिरिक्त कोशिश करते हुए नजर आई है ये पूरी चिट्ठी। बहरहाल मामले को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।